हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी सेकेंड ईयर, सेम है थर्ड, एक्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कोड है हमारा 3003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। अब से पहले ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करना है इसी चैनल पर और जाकर देखना। आपके 15 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। कुछ कमेंट आ रही थी कि सर ये प्लेलिस्ट हम कहाँ जाके देखें। तो भाई इसी चैनल पर देखनी है आपको, कहीं दूसरे चैनल पे नहीं जाना है। इसी चैनल पे जाओ, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट नहीं जानते हो तो व्हाट्सअप यूट्यूब अपने यूट्यूब पे जाओ और वहां पे देखो कि प्लेलिस्ट कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो वहां से सीखो और प्लेलिस्ट पे जाइए। और प्लेलिस्ट पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लिखा मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर लिखा मिलेगा और आपका कोड लिखा मिलेगा। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पर्पज से। ये क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान के लिए जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन का नाम है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण लेख, इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, उस प्रकार से देखो उत्प्रेषण क्या होता है। पहले जमाने में क्या होता था, राजा का राज होता था। राजा, सम्राट या अन्य हो सकते थे, अन्य अन्य नाम से शासन चलता था। तो ये जब शासन चलाते थे, इनके जो दरबार होता था, दरबार एक प्रकार का क्या होता था, कोर्ट होता था। ठीक है भाई, ये जो राजा है, राजा का कोई शहर होगा। ठीक है, जहां पर उसका क्या चलता होगा, राज चलता होगा। वहां पर राजा ने विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों की क्या कर रखी होगी, नियुक्ति कर रखी होगी। ठीक है, कोई सेनापति होगा। ठीक है, कोई पशु की रखवाली करने वाला होगा। तीसरा, कोई वित्त मंत्री जो धन मंत्री होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सभी को अपने अपने कार्य सौंप दिए जाते थे। इसी प्रकार से एक जेलर होता होगा। क्या होता होगा, जेलर, जो जेल की रखवाली करता था। और कुछ न्याय करने वाले व्यक्ति भी होते थे जिनको हम पंच बोलते हैं, न्याय करने वाले। ठीक है, तो सभी के कार्य क्या थे, अलग अलग बटे हुए थे। सभी अपने स्थान पर अपना कार्य उचित तरीके से करते थे। अगर किसी कारण से राजा को पता चलता था कि इन व्यक्तियों ने अपने क्षेत्र में सही से कार्य नहीं किया है, तो राजा इनको आदेश देता था कि भाई जो कानून मैंने बना रखा है, जिस तरीके से मैं चाहता हूं अपने राज्य को चलाना, उस तरीके से चलाओ। अगर आप पे नहीं चल रहा है तो आप मुझे बता दो। ठीक है, मैं देखूंगा उस चीज को फिर। तो उसी प्रकार से यहां पर उत्प्रेषण के बारे में बात करेंगे। जैसे कोई कैदी है, कैदी को जो न्याय करने वाले व्यक्ति होते थे, अगर कोई गलत तरीके से न्याय देते थे तो कैदी के घर वाले, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो, तो राजा के पास जाते थे, कहते थे कि आपने जो न्याय करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए हैं अपने साम्राज्य में, उन्होंने क्या करा है, अपने अधिकारों का गलत तरीके से पालन किया है और उसे गैर कानूनी तौर से कैदी बनाया हुआ है और अपने कार्यों को वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने जो कार्य किया है वो क्या है, गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो राजा के पास जब याचिका जाती थी तो राजा आदेश देता था कि भाई आपने जो न्याय करा है वो गलत तरीके से किया है, आप एक काम करो, इस वाले केस को मेरे पास लेकर आओ। तो ये केस कहां जाता था, दरबार में जाता था। या राजा इन्हें आदेश देता था कि अपने कार्यों को सही तरीके से करो।
ठीक है। तो उसी प्रकार से जो आदेश दिया जाता था कि अपने कार्यों को सही प्रकार से करो, नहीं तो मेरे पास लेके आओ, ठीक है, आपको कोई अधिकार नहीं है निर्णय करने का अगर गलत तरीके से कर रहे हो। तो उसी कार्य को कहा जाता था उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण रिट वहीं से लागू हुई कि अगर आपने जो न्याय करा है, भाई मैंने तो आपको अधिकार दिया है, आप जिस जिस क्षेत्र में हो सब पे खोज करो। तो जैसे न्याय की बात चल रही है, मैंने आपको न्याय का कार्य दिया है, आप गलत तरीके से कार्य कर रहे हो तो आप हटिए या उसे सही तरीके से लागू करिए, और जो आपने गलत निर्णय दिया है उसे मेरे पास लेकर आइए, मैं उसमें निर्णय दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो हो गई हमारे पुराने समय की बात। ये जो प्रक्रिया थी, धीरे धीरे शताब्दी से शताब्दी चलते 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 हमारे वर्तमान समय भी आई, और इसका जो कार्य है उसी प्रकार से चलने लगा। अब ये वर्तमान में किस प्रकार से कार्य करने लगा? कौन? उत्प्रेषण रेट। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय भाई, जो छोटे न्यायालय होते हैं वो कोई गलत निर्णय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलत निर्णय। या दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने निर्णय किया है, भाई देखो, अब आपने प्रशासनिक विधि को तो अच्छे से पढ़ा होगा पहले। राज्य और केंद्र में अपने कार्यों को कराने के लिए प्रशासन में डिवाइड किया जाता है अपने कार्य को, ठीक है। कार्य को कराने के लिए प्रशासन में डिवाइड किया जाता है, जैसे पुलिस, एजुकेशन और डॉक्टरी अलग अलग से नियुक्त किए जाते हैं। तो यहां पे बोला है, एक तो गलत निर्णय दे दिया किसने? अधीनस्थ न्यायालय ने। दूसरा, एक उस व्यक्ति ने निर्णय दिया है जिसे उसे निर्णय देने का अधिकार ही नहीं था। निर्णय ऐसे व्यक्ति ने दिया जिसे अधिकार नहीं है। भाई निर्णय देने का अधिकार किसका होता है? न्यायाधीश का होता है। और न्यायाधीश वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, या कोई अधीनस्थ न्यायालय का हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, उसको ही होता है निर्णय देने का अधिकार। तो अगर कोई डीएम निर्णय दे दे किसी केस में तो वो क्या होगा? गलत होगा। तो डीएम के पास ये अधिकार नहीं है। तब ऐसी स्थिति में जिसके ऊपर इस प्रकार से निर्णय दिया गया है डीएम द्वारा, या न्यायाधीश ने गलत निर्णय दिया है, दो प्रक्रिया हो सकती है। एक तो न्यायाधीश को अधिकार था निर्णय देने का लेकिन उसने गलत दिया है। दूसरा, डीएम को अधिकार ही नहीं था निर्णय देने का, उसने निर्णय दे दिया है। तब ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकारों का क्या हुआ है? हनन हुआ है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाता है, वहां पे इस प्रकार की रिट देता है। तब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उन्हें आदेश देती है कि आपने जो गलत निर्णय करा है, आप उस केस में, आपको या तो अधिकार नहीं था, आपने गलत निर्णय किया है, आप एक काम करो, इस केस को ऊपर भेजिए। या उन्हें फटकार लगाता है, उन्हें धमकाता है, और उन्हें उनके कर्तव्यों को, उनके प्राधिकार को याद दिलाता है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। समझाने के लिए तो बहुत सारा है, काफी समय गुजर जाएगा, लेकिन हमें क्या देखना है? अपना एग्जाम देखना है, ठीक है। मोटे तौर पर कहना यह है, जो ऊपर के न्यायालय होते हैं वो छोटे न्यायालय जो नीचे उनके कार्य करते हैं, उन न्यायालयों को अपनी मुट्ठी में बनाकर रखता है। जैसे राजा के अंतर्गत नीचे ये सब काम करते हैं। अगर कहीं से कोई व्यक्ति त्रुटि करता है तो इनकी कोई शिकायत लेके राजा के पास जाए तो राजा क्या करता है? इन्हें धमकाता है, टाइट करता है, और वो सारे न्याय को फिर कहां देखता है? अपने दरबार में और कोर्ट में देखता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो उच्च न्यायालय होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों को या प्रशासनिक अधिकारी के कार्यों को देखते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपने जो निर्णय दिया है गलत है, या अपने अधिकारों का आपने उल्लंघन किया है, तो उस प्रकार से ये कार्य कराते हैं।
अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, उत्प्रेषण लेख से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या प्रकृति है, उत्प्रेषण लेख की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए, इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, इसके जारी किए जाने के क्या आधार हैं। उत्तर है हमारा उत्प्रेषण रेट। उत्प्रेषण रेट का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित हो। ठीक है। इंग्लैंड में सम्राट पीठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की गलतियों को दुरुस्त यानी सही करने के लिए यह रिट जारी की जाती थी, जाती है या जाती थी, यहां पे थी कर लेना, ये पहले की बातें हो रही हैं तो थी कर लेना। तो जैसा यहां पे बोला है, जो सम्राट होते थे वो अधीनस्थ न्यायालयों को सही तरीके से काम कराने के लिए उन पर नजर रखते थे, जो बिना अधिकारिकता के बाहर या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है। अगर कोई जो नीचे कार्य करने वाले जो न्यायालय होते हैं या कोई प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अपने कार्यों का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें कानून और शक्ति दी है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तब यानी सम्राट यानी उच्च न्यायालय उन्हें या तो सही करने के लिए आदेश देता है या उस कार्य को उच्च न्यायालय में बुलाने के लिए उनसे बोलता है कि इस केस को ऊपर लेके आइए। प्रत्येक मामले में उद्देश्य यह होता था कि अधीनस्थ न्यायालय अपने लेखों को उच्च न्यायालय में भेज के दे और उच्च न्यायालय उन मामलों का स्वयं निपटारा करें। जैसे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे मैंने बताया है, अधीनस्थ न्यायालय अगर गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोलते हैं कि इस केस को आप हमारे पास लेके आओ, हम देखेंगे। आपने जो निर्णय देना था, जजमेंट देना था, डिक्री देनी थी, आपने दे दी, अब हम देखेंगे। ठीक है। किंतु समय के साथ उत्प्रेषण रेट में काफी बदलाव हो गया। इसका प्रयोग लोक प्राधिकारी की शक्ति का अतिलंघन करने से रोकने के लिए किया जाने लगा। इस रेट को अब अधिकारों को प्रभावित करने वाले न्यायिक कल्प और प्रशासनिक विनिश्चय न्याय के नियंत्रण के लिए साधारण उपचार समझा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। उत्प्रेषण लेख की प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है उसे देखते हैं। उत्प्रेषण एक असाधारण विधिक अनुतोष है जो शुद्धिकरण प्रकृति का है, यानी एक इस प्रकार का है, ये मतलब जो या तो न्याय में क्या हो जाए, अशुद्धि हो जाए यानी त्रुटि हो जाए, या जो जिसके अधिकार नहीं है वो अपने अधिकारों को क्या करे, उल्लंघन करे, उसमें क्या करे, अशुद्धि करे, तो उसको शुद्ध करने के लिए इस रिट का क्या होता है, प्रयोग होता है, शुद्ध करने के लिए। यह एक आदेश के रूप में उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे लोक प्राधिकारी को जो व्यक्तियों के सिविल अधिकारों से संबंधी निर्णय देता है। ठीक है भाई, जैसा कि अभी मैंने बताया था, एक डीएम क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, या को आईपीएस या आईएएस या कोई सीबीसी का अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी। ठीक है। जिसको भाई, इनको तो किसी को निर्णय देने का अधिकार है ही नहीं भाई। निर्णय देने का अधिकार किसका है, न्यायाधीश का यानी जज का होता है। अगर ये न्याय कर देते हैं तो वो क्या होता है, गलत होता है, वो कैसा हो जाता है, रद्द। तब जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोलेंगे, या जो न्यायाधीश है वो कहेगा कि भाई आपको तो अधिकार है ही नहीं, आपने निर्णय कैसे दे दिया, उसे खारिज करेगा, इनको इनके कर्तव्यों को याद दिलाएगा और उस केस को अपने पास मंगा लेगा। ठीक है, कि इसे हमारे पास लेकर आओ, इसमें न्याय देना ना देना हमारा कार्य है। ठीक है, ये हमें सौंपो। सिविल अधिकारों से संबंधित निर्णय देता है, जारी किया जाता है, जिससे वह अपने यहाँ की कार्यवाहियों के अभिलेख और उसके न्यायिक पुनरीक्षण के लिए भेजें
और आधिकारिकता संबंधी दोष, प्रक्रिया संबंधी अनियमितता, कार्रवाई में पृथक दृष्टता, विधि संबंधी त्रुटि और प्राकृतिक न्याय में चूक होने की दशा में उसमें हस्तक्षेप करे। मतलब इनमें से अगर कोई त्रुटि होती है तो वो उच्च न्यायालय जो होते हैं क्या करेंगे, इसमें हस्तक्षेप करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया था, इनमें से किसी को अधिकार नहीं है न्याय देने का, तब भी हस्तक्षेप करेंगे न्यायाधीश। अगर किसी निम्न न्यायाधीश ने गलत निर्णय दे दिया है या अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसे अपने पास बुला लेंगे, उसे फिर बताएंगे कि आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है, आपको तो अधिकार ही नहीं है इस प्रकार के निर्णय देने का। ठीक है, तो इसलिए वो उसे ऊपर बुलाएंगे केस को। एग्जाम्पल है, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं, जब हम अपने एग्जाम में केसेस ऐड करते हैं, डेफिनेशन ऐड करते हैं, ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, कमेंट आ रही थी सर एक क्वेश्चन में कितने केसेस लिखें। प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, कम से कम 2 या 3 केस आपको ऐड करने हैं। आपकी मेमोरी तेज है, आप अच्छा लिख लेते हो, फास्ट लिख लेते हो, तो आपका जितना मन करे इतना कर लो। कम से कम आपको 2 केस या 3 केस लिखने हैं। अब पेज की बात आती है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम आप 5 पेज, बस इससे ज्यादा लिखने की कोशिश ना करो। काशीलिंगम बनाम पीजी कॉलेज, इसमें उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के विनिश्चय यानी निर्णय को अविखंडित यानी रद्द कर दिया, क्योंकि अनुच्छेद 226 के अधीन इसकी आधिकारिकता के विवाद के गुणागुण में पढ़कर उल्लंघन करता था। हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, ठीक है, किसने? हाई कोर्ट ने। तो इसे क्या कर दिया? रद्द कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा कि आपको इसमें निर्णय देने का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, और ये आपके अधिकारों का क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो इस प्रकार के केस को आप हमारे पास भेजो, यानी सुप्रीम कोर्ट में भेजो, हम इसमें निर्णय करेंगे। आगे है, उत्प्रेषण रिट के लिए कौन आवेदन कर सकता है? किसी प्राधिकारी को मैं अच्छे से आपको 2-3 बार समझा चुका हूं, एक बार और मोटा मोटी बता देता हूं। प्राधिकारी, जब किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी सरकारी पद पर है, जो उसे शक्तियां दी जाती हैं, जो कार्य करने के लिए दायित्व दिए जाते हैं, उसको ही प्राधिकार कहते हैं। किसी प्राधिकारी के आदेश से पीड़ित व्यक्ति ही इस लेख के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। जैसा कि हम बता रहे थे भाई, अगर किसी के गलत निर्णय हुआ है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या जिला न्यायालय होता है भाई, सपोज करो पुलिस या सीबीसी के या आईएएस आईपीएस अधिकारी ने या डीएम ने, किसी ने, कोई भी हो आपकी समझ में, उसने क्या है, निर्णय दे दिया। ठीक है, निर्णय देने के बाद उस जिस व्यक्ति के केस में निर्णय दिया है उसे लगा कि भाई इसने तो मेरे अधिकारों को क्या करा है, हनन किया है। तो भाई कोर्ट को तो अपना पता चलेगा नहीं, जो ऊपर के कोर्ट हैं, सडनली कि भाई इस प्रकार का कोई निर्णय हुआ है, तो वो जो है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो रिट देकर, उत्प्रेषण रिट की दायर कर उस न्यायालय से ऊपर के न्यायालय में जाएगा और उसे बताएगा कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, आप प्लीज इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, तब जो ऊपर के जो अधीनस्थ जो ऊपर के उच्च न्यायालय होंगे वो उसमें दोबारा से न्याय देने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। और जा कौन सकता है? जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। एग्जाम्पल यानी दूसरा केस है हमारा है इसमें, चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ 1950 सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्रवाई को छोड़कर अन्य किसी रिट की कार्रवाई में पीड़ित पक्षकार के अतिरिक्त कोई अन्य प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता। देखो, इसमें बोला था इस वाले केस में कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, जो जेल में व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं, उसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति को जेल में डाला है उसके परिवार वाले उसे छुड़ाने के लिए याचिका दे सकते हैं, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर और जो अन्य रिट हैं 4, उसमें कोई अन्य व्यक्ति कार्रवाई नहीं कर सकता है। ठीक है,
लेकिन क्या है, ये चेंज होती नहीं है समय समय पर। आगे देखते हैं, उत्प्रेषण लेख की उत्पत्ति और विकास। इसकी उत्पत्ति और विकास कब, कहां, कैसे हुआ, उसे देखते हैं। यहां से भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है 5-10 नंबर में। नंबर 1, इंग्लैंड में इस लेख का प्रयोग 92 में सम्राट द्वारा विभिन्न सरकारी कामकाजों में किया जाता था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, विभिन्न कामकाजों में, भाई अलग अलग प्रकार के सभी को काम सौंपने होते थे। भाई और भी बहुत सारे काम होते थे, सभी को अपने अपने काम क्या सौंप देते थे। तथा इसकी प्रकृति राजा द्वारा कोई सूचना मांगे जाने की थी। भाई इनको सभी को अपने अपने काम सौंप दिए, ठीक है। अब राजा दरबार लगाता था, दरबार में उन सब से पूछता था एक एक बार बारी बारी से कि भाई आपका कार्य कैसा चल रहा है, उसमें कोई समस्या तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है। भाई उनको सबको सुनता था, ठीक है। फिर उसके बाद किसको सुनता था, जनता को सुनता था कि भाई कोई समस्या तो नहीं है। अब जिसको समस्या है, जिस व्यक्ति से, वो वहां पर बताते थे कि सर मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, या मैं सेना में कार्य कर रहा था तो सेनापति ने मेरे अधिकारों का हनन किया है, या जो पशु अधिकारी जो तुमने बनाए हैं उसने हमारे पशुओं को जबरदस्ती पकड़ रखा है, या किसी ने ब्याज लेना देना या पैसे का लेन देन, जमीन का, जमींदारी का, उसमें जो कोई त्रुटि हुई है तो वो सब वहां पे बताते थे। तो जो राजा होता था वो कहता था भाई आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है, अब एक काम करो, इस केस को मेरे पास लेके आओ और मैं चेक करूंगा इस समस्याओं को, ठीक है। तो उससे क्या होता था, ये जो सभी व्यक्ति हैं इन पे एक दबाव सा रहता था कि यार हमारे ऊपर भी कोई शक्ति है, हमारे ऊपर भी कोई पावर है, हमें सही तरीके से क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो हमारे वर्तमान में जो न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके डर से सभी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सभी क्या करते हैं, सही तरीके से कार्य करते हैं। अगर कोई गलती या त्रुटि करता है तो रिट दायर करके जिसके अधिकारों का हनन हुआ है उसे दोबारा से न्याय दिलाने का कार्य किया जाता है। दूसरा है, फिर इसका प्रयोग न्यायालयों में चल रही किसी कार्रवाई को राजा के न्यायालयों में मंगवाने के लिए किया जाने लगा, तथा जैसे समय बीतता गया इसका प्रयोग उच्च न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ चांसलरी द्वारा निम्न न्यायालयों के सम्मुख चल रही कार्रवाइयों को अपने सामने मंगाने में किया जाता रहा। भाई एक ही बात है, इसे कैसे भी समझ लो, काफी बार समझा चुका हूं। कोई त्रुटि होती थी तो ऊपर के न्यायालय में केस जाता था, ताकि अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली पर अंकुश लगा रहे। यानी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो गलत प्रकार से निर्णय ना करें और उन पर थोड़ा दबाव बना रहे, अंकुश लगा रहे। तीसरा है हमारा पॉइंट, भारत में इस लेख को जारी करने का अधिकार सन 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट को अपनी स्थापना के साथ ही प्राप्त हो गया था। यह हमारे भारत का सबसे प्रथम कोर्ट था, जो सब प्रथम 1774 में कलकत्ता में बना था, ठीक है। और इसको ये जो उत्प्रेषण रेट के जो अधिकार हैं स्थापना के वक्त ही प्राप्त हो गए थे। और फिर बंबई और मद्रास के सुप्रीम कोर्टों को भी यह अधिकार मिल गया था। मतलब उसके बाद किसको मिला, सबसे पहले मिला कलकत्ता को 1774 में, उसके बाद बंबई और मद्रास को मिल गया था। फोर्थ है, ये अधिकार धीरे धीरे विभिन्न उच्च न्यायालयों को सौंप दिए गए थे। भाई पहले किसको थे, उच्चतम न्यायालयों को था, जो सुप्रीम कोर्ट होते थे उनको दे दिया। फिर धीरे धीरे ये जो अधिकार थे बांट दिए गए और ये क्या है, उच्च न्यायालयों को भी सौंप दिए गए। किंतु वे अपनी प्रेसिडेंसी की सीमा के भीतर ही कार्य कर सकते थे। भाई इनका एक क्षेत्र नियुक्त कर दिया गया था कि आप ये जो कार्य करोगे अपने क्षेत्र के अंतर्गत करोगे। जैसे राज्य होता है, राज्य का जो हाई कोर्ट होता है अपने राज्य की समस्याओं को सॉल्व करता है, उसी प्रकार से इनको एक सीमा दे दी थी कि आप अपनी सीमा के भीतर ही कार्य करोगे। फिर भी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों ने इसका प्रयोग अपनी स्थानीय सीमा के बाहर करना आरंभ कर दिया था।
लेकिन समय बीता, धीरे धीरे इनको जो शक्तियां मिली थी, इन्होंने अपने क्षेत्र के साथ साथ बाहर के क्षेत्रों पर भी अपने अधिकारों का जमाना स्टार्ट कर दिया था। पॉइंट नंबर 5, फिर दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के फलस्वरूप सभी उच्च न्यायालयों को विशिष्ट परिस्थितियों में अन्य समादेशों के साथ साथ इसे भी जारी करने का अधिकार दिया। ठीक है, और समझते हैं उत्प्रेषण लेख किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। देखो, अब जो मेन पॉइंट है इसको और समझेंगे, हालांकि मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं, और समझते हैं ये किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। आरंभ में यह रिट केवल न्यायिक और न्यायिक कल्प निकायों के विरुद्ध निकाला जाता था। पहले किस में निकाला जाता था? ये सिर्फ जो न्यायालय के जो कार्य होते थे, यानी न्यायाधीश उनके लिए ये कार्य करता था, सीढ़ी दर सीढ़ी काम करता रहता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार से चेन चलती रहती थी। किंतु अब संवैधानिक निकायों जैसे जो संविधान से संबंधित जितने भी निकाय हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका या उनके अधिकारियों, कानूनी निकायों जैसे निगम और अन्य प्राधिकारीगण जिनको किसी कानून के अधीन गठित किया गया है, एक कानूनी निकाय जैसे कंपनियां और सहकारी सोसाइटी तथा प्राइवेट निकायों और व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ये नहीं है कि ये जो चीजें हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, भाई सबसे पहले मुख्य कार्य क्या है? कोर्ट में चलेगा इसका कार्य। ठीक है, सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसे, भाई ये जो 5 नंबर का कोर्ट है, ये 4 का, ये 3rd, ये 2, ये 1, इस प्रकार से सबसे ऊपर कौन सा है? हाई कोर्ट हमारा। इस प्रकार से केस जाएंगे ऊपर को। ठीक है, जो समस्या है इस प्रकार से ऊपर जाएंगी। सबसे पहले तो केस कोर्ट में चलता है, लेकिन अगर किसी कारण से इनमें से कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो इन पर भी इस प्रकार की याचिका दी जा सकती है, जो मैंने भी बताए हैं, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निगम, अन्य प्राइवेट, सरकारी, कोई भी हो, इनके ऊपर भी इस प्रकार से याचिका दी जा सकती है। आदेश देने के साथ साथ इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो अधीनस्थ प्राधिकारी होते हैं, जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, इनको पकड़ के रखा जाए, इनको अपने अंकुश में रखा जाए, कहीं ये अपनी शक्ति से जनता को परेशान न करने लगे, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करने लगे। ठीक है, आगे उत्प्रेषण लेख जारी किए जाने के आधार। नंबर 1, क्षेत्राधिकार की कमी। आधिकारिकता की गलती ऐसी स्थिति को प्रकट करती है जिसमें प्राधिकारी के पास क्षेत्राधिकार की कमी रहती है। यह कमी 3 प्रकार की होती है। कौन सी कमी होती है उसे देखते हैं। नंबर 1, क्षेत्राधिकार का अभाव, जहां प्राधिकारी के पास कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल भी क्षेत्राधिकार नहीं है। क्षेत्राधिकार के अभाव की स्थिति ऐसे मामले में उत्पन्न हो सकती है जब प्राधिकार विषय वस्तु के मामले में कार्रवाई करने में अक्षम हो, तो उस प्रकार से उत्प्रेषण रेट जारी कर वो सही किया जा सकता है। दूसरा, क्षेत्राधिकार का अधिक्य और दुरुपयोग। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट है, प्राकृतिक सिद्धांत के उल्लंघन। सुनवाई का अधिकार, बी है हित और पक्षपात, और सी है कपट। इन सभी के लिए उत्प्रेषण रेट क्या है, आप मांग कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि है तो आप कमेंट करके बताना, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं से समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करना, हम 5 या 10 मिनट की फिर से एक बार आपको अपलोड कर देंगे या पर्सनल आपके नंबर पे शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे मुस्लिम लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल एथिक्स के नोट्स पर चाहिए तो वो परचेज कर सकता है।
आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके उन्हें परचेज कर सकते हो। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।